गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में, वैसे तो पूरा एक चैप्टर ही है वो, लेकिन अगर आप उसको ब्रॉडली थोड़ा क्लासीफाई करें तो हम पार्ट 2 में आ गए हैं। और पार्ट 2 में जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ। CHOFF किरचॉफ्स लॉ, ठीक। हिंदी में इसको कहेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ, ठीक। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। अब आपको समझना यह है कि ये किरचॉफ के नियम हैं क्या। कोई भी चीज़ है तो जैसे मान लिया जाए कि आपका, मान लिया जाए ये एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसमें एक आपकी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और मान लिया जाए प्रतिरोध 2 ओम है। आपसे कहा जाएगा कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो हम सीधे ओम का नियम लगा देंगे, V = IR। तो I = V/R, तो ये हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम के नियम का उपयोग कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करने में। लेकिन इसी सर्किट को अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगा दूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगा दूँ, यहाँ बैटरी लगा दूँ, ये एक यहाँ लगा दूँ, जैसे ये कर दिया मैंने। अब आप जब इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो अब अगर आपको करंट वगैरह निकालनी है, सर्किट को एनालाइज करना है, तो अब हम किसका उपयोग करेंगे? किरचॉफ के नियम का। मतलब फिजिक्स में 3 बार ऐसा होता है। 3 बार कहाँ पर होता है? एक बार जब आप कूलाम का नियम, कूलाम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो अगर बहुत ज़्यादा आवेश है तो ये दिक्कत करता है, तो इसकी जगह फिर क्या आती है? गॉस थ्योरम। जब ये काम नहीं करेगा, गॉस थ्योरम, ये E.ds = Q/ε0। ऐसे ही अगर आपका ओम्स लॉ V = IR ये काम नहीं कर रहा, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पर क्या काम आएगा? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ पहले क्या लिखोगे? इन नियम का उपयोग हम वैद्युत सर्किट को एनालाइज करने के लिए, धारा का मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं, उन परिस्थिति में जिस परिस्थिति में ओम के नियम को लगाना मुश्किल हो जाता है। अब इसके 2 नियम हैं। पहला नियम है धारा का नियम, धारा का नियम, या इसको कहते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, इंग्लिश में कहते हैं करंट रूल, ठीक। पहला नियम। अब उसमें एक शब्द आ रहा है संधि। पहले संधि समझ लो आप। संधि क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये सर्किट है आपका, ध्यान से समझना, ये यहाँ से करंट गई, यहाँ से करंट गई, यहाँ से आई, कहीं डिवाइड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो इसमें कोई भी संधि नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो अब धारा यहाँ पर आएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ आएगी, कुछ यहाँ आएगी। तो ए बिंदु पर क्या हो रही है? धारा विभाजित हो रही है। बी पर क्या हो रही है? मिल रही है धारा। तो ये संधि हुई। ये क्या हुई? संधि हुई। जहाँ पर धारा का विभाजन अथवा मिलती है तो वो संधि हुई। तो ये संधि का, इलेक्ट्रिकल सर्किट में संधि का मतलब ये है कि जहाँ पर करंट आपकी डिवाइड हो रही है। तो संधि का नियम क्या है? तो आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये है इसका नियम, संधि I = ये, और यहाँ लिख देंगे संधि को इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। ये अब इसको शब्दों में कैसे लिखोगे? ये क्या है? समेशन। समेशन माने योग, किसका? धाराओं का। कहाँ पर? संधि पर। कितना आ रहा है? 0। तो क्या नियम बना? इस नियम के अनुसार किसी, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखोगे तुम, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस नीचे लिख दोगे गणितीय रूप में ये। फिर इसमें लिखोगे कि भाई किसी पॉइंट में अगर धारा आपकी ये आ रही है, यहाँ जा रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये I1, I2, I3, I4, I5, तो फिर उसका आगे लिखोगे, इस नियम को लगाने के लिए आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो फिर एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। मान लीजिए बिंदु P पर अगर हम लगाएं तो आने वाली धारा कौन सी है? I1 + I2 + I3, और जाने वाली कौन सी है? -I4 - I5 = 0। तो इसका मतलब है I1 + I2 + I3
इज इक्वल टू I4 प्लस कितना हो जाएगा I5। तो ये क्या है I इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब आने वाली, ये क्या होगी I आउट गोइंग। ये तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब ये नियम किस पर आधारित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। धारा का मतलब क्या हुआ, एकांक समय में बहने वाला आवेश। जैसे मैं क्या करता हूँ कि I इनकमिंग इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और I आउट गोइंग इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये समझने वाला है। तो धारा गुणा समय, तो ये क्या हो गया आवेश, कौन सा आने वाला, और ये कौन सा आवेश हो गया जाने वाला, ये तो हुआ। तो इसका मतलब इस बिंदु में जितना आवेश आएगा उतना जाएगा, इसका मतलब इस बिंदु में ना आवेश उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा। तो ये कौन सा नियम है, आवेश संरक्षण का। ये कौन सा नियम है, तो जो पहला नियम है धारा का वो कोई नया नियम नहीं है, वो है आवेश संरक्षण का नियम, लेकिन उसका रूप जो है वो बदला हुआ है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है ना, जैसे आवेश संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, ये फंडामेंटल लॉज होते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते पूरी फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच में इनका रूप जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने पढ़ा, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जाता, उसके रूप में एक नया नियम आ गया धारा का नियम। तो इसको हम कहते हैं पहला नियम। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ये मैं बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर दूसरा नियम पढ़ेंगे, आसान है समझ लेना। जैसे यहाँ से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर की आ रही है। ठीक, उसने यहाँ पर धारा पूछ ली, फिर यहाँ 2 एम्पियर की जा रही है, फिर यहाँ से 3 एम्पियर की आ रही है। तो उसने पूछ लिया यहाँ पे क्या धारा होगी, और यहाँ पे 1 एम्पियर की, तो यहाँ पे पूछ ली, कहाँ कहाँ पूछ ली, ए पर, बी पर, यहाँ पर, और सी पर, यहाँ पर। तो हम क्या देखेंगे कि 5 यहाँ से आ रही, 2 यहाँ से आ रही, जाने वाली यही बची। तो 5 और 2 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7 एम्पियर। 7 एम्पियर यहाँ आई, 2 यहाँ चली गई, तो यहाँ पर कितनी बची है आपकी, 5 एम्पियर। 5 3 यहाँ से आई, तो बी बिंदु पर कितनी हो जाएगी, 5 ऐसे आ रही है, 3 ऐसे आ रही, तो 8 एम्पियर। 8 में से फिर 1 ऐसे चली गई, तो बची कितनी यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर कितनी बची, 7 एम्पियर। तो इस तरीके का ये है, मतलब जितनी कुल आएगी उतनी कुल जाएगी। तो ये है किरचॉफ का पहला नियम। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, करीब 1-2% इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको अच्छे ढंग से समझ लेना, बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा वो किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, इसको लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका मैं कई बार बताता हूँ। फिजिक्स में याद करने का तो कुछ है ही नहीं, फिजिक्स में तो केवल आप फॉर्मूले देखो। इसका फॉर्मूला देखो, ये समेशन ऐसे IR बराबर समेशन E। अब अभी हमने पहले पढ़ा था उसी तरीके से भाई, I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध। तो किसी बंद परिपथ में जितने भी प्रतिरोध हैं उनमें बहने वाली धारा का जो संगत गुणनफल होगा, ये गुणनफल का योग, उसमें उपस्थित जितने भी क्या होंगे आपके वैद्युत वाहक बल हैं उनके योग के बराबर होगा। नहीं है समझ में भाई, ये क्या है गुणनफल किसका, धारा तथा संगत प्रतिरोध तथा संगत धारा, फिर ये क्या आ गया योग का योग बराबर किसके है, जितना भी वैद्युत वाहक बल होगा उसके योग के बराबर होगा। तो किस तरीके से लिखोगे इसको, जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लिखोगे किसी बंद पास में जो आपके प्रतिरोध हैं उनसे बहने वाली संगत धारा से जो गुणनफल होगा उसका योग उस बंद पास में कुल वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। ठीक हो गया, ऐसे लिख देंगे, गणितीय रूप से ये आ जाएगा। अब इसको भी एक उदाहरण से समझना पड़ेगा कि जैसे मान लिया जाए, ये समझ लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा कोई सर्किट है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है लेकिन है नहीं इतना कठिन। ये एक सर्किट है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। शुरू में आंसर गलत आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये सर्किट है, ये R1, ये E1, ये R2, ये R3, ये E2,
ये E3 और ये R4। अब हम इसमें लगाएंगे नियम। तो ये सीख लो नियम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले स्टेप है इसके, सबसे पहले आप धारा की दिशा दिखाओगे। क्या दिखाओगे? धारा की दिशा। अब कहाँ से शुरू करेंगे? तो किसी भी सेल के, किसी भी बैटरी के धनात्मक सिरे से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कई तरीके साइन कन्वेंशन है, मैं सबसे इजी वाला आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले धारा का वितरण दिखाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने कहा यहाँ से धारा कितनी गई? I गई। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बटेगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। तो मान लिया जाए कि हमारी धारा यहाँ कितनी गई आपकी? I1। कितनी आ रही थी? I। यहाँ से कितनी आ रही थी? I। यहाँ कितनी गई? I1। तो बची कितनी? I माइनस I1। इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी? I माइनस I1। यहाँ से कितनी आ रही? I1। दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी? I। ये पहला स्टेप हो गया कि आपने धारा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब आप लूप सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें कितने लूप बन रहे हैं? बंद 2 या 3? 3 बन रहे हैं। एक ये ट्रायंगल और एक बाहर का रेक्टेंगल, 3 बन रहे हैं। तो हम वैसे जैसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा लूप ले रहे हैं हम? ACBA। अब इसमें नियम को लगाना है। तो नियम लगाने के लिए आप क्या करोगे? किसी भी बिंदु से क्लॉकवाइज चलोगे, हमेशा ध्यान रखना। मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है, चाहे ए से चलो, चाहे सी से चलो, चाहे। सबसे पहले देख लो मेरे प्रतिरोध कितने हैं। तो यहाँ 2 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म आएंगे। सेल कितने हैं? 2 हैं, तो राइट हैंड साइड में 2 आएंगे आपके। तो नियम लगाते हैं। पहला हम चले ए से, पहला प्रतिरोध R3 और धारा कितनी है? I1। तो गुणनफल कितना हो गया? I1 R3। अब ये प्लस माइनस का समझ लो। हम चल रहे हैं ए से सी की ओर क्लॉकवाइज, धारा आ रही विपरीत दिशा में। तो ये साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का। फिर उसके बाद हम आ गए R4 में, धारा कितनी है? I। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? I R4। हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज और धारा चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कैसा आएगा? माइनस का। दो ही तो रेजिस्टेंस है। समझ में आया कि आपने चलना क्लॉकवाइज है। तो IR का जो साइन है उसके लिए क्या नियम है कि अगर आपके चलने की दिशा में धारा है तो धनात्मक ले लीजिए अथवा ऋणात्मक। ये तो है IR के बारे में। अब E के बारे में, जब हम यहाँ से चले तो पहले माइनस आया, फिर प्लस आया, माइनस आया, फिर प्लस आया। तो ये वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो E2 कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, तो इसका कैसा हो जाएगा? E1 माइनस। ये माइनस का हो गया। तो ये आपकी एक समीकरण बन गई। ऐसे ही किसमें प्रैक्टिस करना है आपको? ADCA में। ADCA में, ये ADCA में मैं लिख देता हूँ। जैसे इसमें हम चलेंगे तो ऊपर को जा रहे हैं हम, धारा कहाँ को आ रही है? नीचे को आ रही है। कितनी आ रही है? I माइनस I1। तो माइनस का आएगा, माइनस R2 I माइनस I1। फिर ये प्रतिरोध आया R1, हम भी जा रहे हैं इधर को, धारा आ रही है इधर को, ये भी माइनस का आएगा, R1 I माइनस I1। फिर हम आ रहे हैं घूम के नीचे को, इसमें धारा देखो नीचे को आ रही है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? R3 I1 इजिकल टू, सेल में ये प्लस का है पहले, फिर कैसा है? माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा E1। और इसमें भी पहले प्लस आ रहा है ऐसे चलने में और माइनस आ रहा है, तो ये भी माइनस का आ जाएगा, ये E2। ये दूसरी समीकरण होगी। एक मैं आपके लिए छोड़ देना, एक आपको लगाना है ABCDA में, ये बाहर वाले लूप में, इसमें लगा के इसमें प्रैक्टिस करिएगा कि क्या समीकरण आती है। तो 99% ये इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिकल में क्या होगा? इनकी वैल्यूज़ दी होगी, R1 R2 R3 E1 E2 की, आपको धारा का मान निकालना होगा। तो जब हम 2-3 समीकरण बना लेते हैं तो उन समीकरण को जो 9th में पढ़ा है, 10th में तुमने पढ़ा है रेखीय समीकरण वाला, उसकी सहायता से उसको हल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किरचॉफ के 2 नियम। सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना क्या है कि भाई हम इसका उपयोग क्या है। ठीक, कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है भयंकर चीज़। और ये अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर रह गया कि ये नियम किस पर आधारित है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ तुम्हें। देखो, समेशन IR इजिकल टू समेशन E, तो दोनों ओर I से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया I²R, ये हो गया EI। तो I²R क्या है? जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ये क्या है? जो वैद्युत आपकी ऊर्जा खर्च होगी। तो उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है जितनी वो आपकी वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा जो है किसी रूप में बदल नहीं रही है, जो आपकी वैद्युत ऊर्जा का खर्चा है प्रति सेकंड, उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये आपका आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर।
ठीक। तो ये 2 नियम लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद कल पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सिद्धांत। थैंक यू।